हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जी के अध्ययन में। आज हम पॉलिटी के कंप्लीट 1000 क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले हम आधुनिक भारत के इतिहास के 1000 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं। और आज हम कंप्लीट पॉलिटी का रिवीजन करने वाले हैं। तो आइए हम अपने हमारा पहला टॉपिक है भारतीय संविधान का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान बनाने की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। संविधान सभा के सदस्य कैसे चुने गए थे? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? 15 महिलाएं थीं। संविधान सभा की बैठकें कहाँ होती थी? संविधान भवन में, अब संसद भवन है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में कुल कितनी समितियां थीं? 22। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया? 26 नवंबर 1949 को। संविधान कब? 26 जनवरी को ही संविधान लागू करने का कारण क्या था? पूर्ण स्वराज दिवस की याद में। संविधान सभा की कुल बैठकें कितनी हुई थी? 11 सत्र 165 दिन। 11 बैठकें हुई थी और कुल 165 दिन चली थी। 12वीं बैठक जिस दिन संविधान सभा में कुल कितनी बैठकें हुई थी? कुल 11 बैठकें हुई थी और ये 165 दिन में हुई थी। 12वीं बैठक कब हुई थी? ये हुई थी जिस दिन संविधान लागू हुआ था। 24 की कुल बैठकें कितनी हुई थी? 11 और 165 दिन में हुई थी। 12वीं बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान निर्माण में पर कुल कितना खर्चा हुआ था? लगभग 64 लाख। संविधान सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना। संविधान सभा का सबसे युवा सदस्य कौन था? शंकर राव देव। संविधान सभा का सबसे वृद्ध सदस्य कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। विभाजन के बाद मुस्लिम लीग के सदस्य कहाँ चले गए? पाकिस्तान। अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व किसने किया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। क्या गांधी जी संविधान सभा के सदस्य थे? नहीं। संविधान सभा में कार्य किस भाषा में हुआ था? हिंदी और अंग्रेजी में। संविधान सभा की कार्यवाही किन भाषाओं में हुई? हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा की दूसरी बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? प्रारूप समिति। सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों की उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हर्षवर्धन राय। मौलिक अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार किया? बी.एन. राव ने। बी.एन. राव की संविधान सभा में क्या भूमिका थी? संवैधानिक सलाहकार की। संविधान सभा ने संविधान को कैसे अपनाया? हस्ताक्षर करके। संविधान सभा का अंतिम सत्र कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। ये 12वां था। संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर कब हस्ताक्षर किए? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के अध्यक्ष को बाद में कौन सा पद मिला? भारत के प्रथम राष्ट्रपति का। नेक्स्ट टॉपिक, संविधान की प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा। प्रस्तावना संविधान का कौन सा भाग है? शुरुआत का भाग। प्रस्तावना में भारत को किस रूप में बताया गया? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? 42वें संशोधन 1976 में। गणराज्य शब्द का मतलब क्या है? जनता द्वारा चुना गया राज्य प्रमुख। लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ क्या है? जनता की सरकार जनता के लिए।
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है? भारत किसी के अधीन नहीं है। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। प्रस्तावना में कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? 6। स्वतंत्रता किन किन बातों से जुड़ी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना और आचरण से। समानता का अर्थ क्या है? सभी को समान अवसर। बंधुता का मतलब क्या है? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता। प्रस्तावना किस देश से प्रेरित है? अमेरिका से। प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा गया? परिचय पत्र। भारत शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ? भारत अर्थात इंडिया। हम भारत के लोग का क्या अर्थ है? जनता ही संविधान की निर्माता है। न्याय शब्द किस देश से लिया गया? रूस से। स्वतंत्रता शब्द किस देश से लिया गया? फ्रांस से। समानता शब्द किस देश से लिया गया? फ्रांस से। बंधुता शब्द किस देश से लिया गया? ये भी फ्रांस से लिया गया। गणराज्य शब्द किस देश से लिया गया? फ्रांस से। लोकतंत्र शब्द किस देश से लिया गया? अमेरिका से। समाजवादी शब्द किस देश से लिया गया? रूस से। पंथनिरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है? सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण। न्याय का उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक समानता। स्वतंत्रता का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा। समानता का उद्देश्य क्या है? भेदभाव रहित समाज बनाना। बंधुता का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय एकता और अखंडता। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं? हाँ, केशवानंद भारती केसव 1973 में इसे संविधान का हिस्सा माना गया था। बेरूबारी केस 1960 में प्रस्तावना को क्या कहा गया था? संविधान का हिस्सा नहीं है, ये कहा गया था बेरूबारी केस 1960 में। प्रस्तावना संविधान की व्याख्या में किस रूप में काम करती है? मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में। न्याय का संबंध संविधान के किस भाग से? राज्य नीति निर्देशक तत्वों से। स्वतंत्रता का संबंध किससे है? मौलिक अधिकारों से। समानता का संबंध किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 14 से। बंधुता का संबंध किससे? मौलिक कर्तव्यों से है। प्रस्तावना में भारत को किस रूप में बताया गया? एक संघ के रूप में। संविधान शब्द का अर्थ क्या है? शासन की रूपरेखा। हम भारत के लोग से क्या सिद्ध होता है? जनसत्ता का सिद्धांत। प्रस्तावना में न्याय का क्रम क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता का क्रम क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना और आचरण। समानता का मतलब क्या है? अवसरों की समानता। बंधुता का मतलब क्या है? व्यक्ति की गरिमा और एकता। समाजवादी शब्द का उद्देश्य क्या है? आर्थिक समानता लाना। पंथ निरपेक्ष शब्द का उद्देश्य क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाना। लोकतांत्रिक शब्द का उद्देश्य क्या है? जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना। गणराज्य शब्द का उद्देश्य क्या है? जनता द्वारा चुना गया शासन। प्रस्तावना संविधान के किस अनुच्छेद में? किसी अनुच्छेद में नहीं, प्रारंभ में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में नागरिकता संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 2 में। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? अनुच्छेद 5 से 11 तक। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं? 5। भारतीय नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति किस अधिनियम द्वारा नियंत्रित होती है? नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा। प्राकृतिक कर द्वारा नागरिकता कौन प्रदान करता है? भारत सरकार। प्राकृतिक कर द्वारा नागरिकता के लिए भारत में न्यूनतम निवास अवधि कितनी है? 12 वर्ष। जन्म से नागरिकता अधिनियम 1955 की किस धारा में दी गई? धारा 3 में। वंश से नागरिकता किस धारा में दी गई? धारा 4 में। पंजीकरण द्वारा नागरिकता किस धारा में दी गई? धारा 5 में। प्राकृतिक कर द्वारा नागरिकता किस धारा में दी गई है? धारा 6। क्षेत्र के विलय द्वारा नागरिकता किस धारा में दी गई? धारा 7 में। नागरिकता से संबंधित नियम बनाने का अधिकार किसे? संसद को। नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 11। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत में निवास करने वाले व्यक्ति किस अनुच्छेद के तहत नागरिक बने? अनुच्छेद 5 के तहत। पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति को नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत दी गई? अनुच्छेद 6 के तहत। भारत से पाकिस्तान गए व्यक्ति को किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया? अनुच्छेद 7। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति को किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया? अनुच्छेद 8। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? भारत के राष्ट्रपति।
प्रवासी भारतीय नागरिक की अवधारणा के संशोधन से जोड़ी गई नागरिकता संशोधन अधिनियम से 2003 से। भारतीय मूल के व्यक्ति पीआईओ की अवधारणा के संशोधन से जोड़ी गई नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 से। क्या भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति है? नहीं। नागरिकता की प्राप्ति या समाप्ति से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? भारत सरकार। नागरिकता समाप्त होने के कितने तरीके हैं? 3। त्याग, समाप्ति और वंचन। नागरिकता त्यागने की प्रक्रिया किस धारा में दी गई है? धारा 8 में। नागरिकता समाप्त करने की प्रक्रिया किस धारा में दी गई है? धारा 9 में। नागरिकता से वंचित करने की प्रक्रिया किस धारा में दी गई है? धारा 10 में। किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। नागरिकता अधिनियम 2019 के तहत किन देशों के शरणार्थियों को नागरिकता दी गई? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किस भाग में है? भाग 1 में। संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से? अनुच्छेद 1 से 4। भारत को संविधान में किस रूप में वर्णित किया गया? राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप में। भारत का नाम भारत और इंडिया किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1 क्लॉज 1 में। भारत का क्षेत्र किन 3 भागों से मिलकर बना है? राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अधिग्रहित क्षेत्र। भारत का क्षेत्रीय विस्तार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 1(3) में। नए राज्य बनाने या सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार किसे है? संसद को। नए राज्य बनाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 2 और 3 में। अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? नए राज्यों को संघ में सम्मिलित करने से। अनुच्छेद 3 किससे संबंधित है? राज्यों के निर्माण, सीमाओं और नामों में परिवर्तन से। संसद को राज्य की सीमा बदलने से पहले किसकी राय लेनी होती है? संबंधित राज्य के विधानमंडल की। क्या राज्य की राय संसद पर बाध्यकारी होती है? नहीं। भारत में राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? 1956 में। राज्यों के पुनर्गठन के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया? राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम 1956। राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? भाषाई आधार। राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश किस आयोग ने की थी? फजल अली आयोग 1953 में। फजल अली आयोग में कुल कितने सदस्य थे? 3। फजल अली आयोग की स्थापना कब हुई? 1953 में। भारत में प्रारंभ में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य। वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सबसे नया राज्य कौन सा है? तेलंगाना। ये 2014 में बना था। तेलंगाना किस राज्य से अलग होकर बना? आंध्र प्रदेश से। जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कब हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के बाद कितने केंद्र शासित प्रदेश बने? 2, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करता है? राष्ट्रपति। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति की ओर से कौन कार्य करता है? उपराज्यपाल या प्रशासक। दिल्ली और पुदुचेरी में क्या विशेषता है? इनके पास अपनी विधानमंडल है। अनुच्छेद 4 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानूनों से। अनुच्छेद 4 के तहत बनाए गए कानून क्या संवैधानिक संशोधन माने जाते हैं? नहीं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? अफगानिस्तान से। संविधान में राज्य शब्द में क्या शामिल है? राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और भारत सरकार के अधीन क्षेत्र। भारत का संघीय ढांचा किससे संबंधित है? एकात्मक झुकाव वाला संघीय ढांचा। भारत के संघीय ढांचे की विशेषता क्या है? राज्यों का अस्तित्व। क्वेश्चन नंबर 1, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? भाग 3 में। मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित किस अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 12 से 35 तक। मौलिक अधिकारों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी? 7। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संशोधन द्वारा 1978 में हटाया गया? संपत्ति का। संपत्ति का अधिकार अब किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार है। मौलिक अधिकारों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? अमेरिका से। मौलिक अधिकारों को
संविधान की आत्मा किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करना। अनुच्छेद 12 किससे संबंधित है? राज्य की परिभाषा से। अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून अमान्य होंगे। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? सार्वजनिक रोजगार के समान अवसर। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? अपराधों के संबंध में संरक्षण से। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष तक। अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में अधिकार से। अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध। अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? बाल श्रम का निषेध और 14 वर्ष से कम बच्चों पर लागू होता है। अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है? धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किससे संबंधित है? करों के माध्यम से धर्म प्रचार का निषेध। अनुच्छेद 28 किससे संबंधित है? धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार। अनुच्छेद 31 किससे संबंधित था? संपत्ति का अधिकार, वर्तमान में हटा दिया गया। मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अनुच्छेद 32 के तहत कौन सी शक्तियां दी गई? रिट जारी करने की शक्ति। रिट जारी करने का अधिकार किसे है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। रिट की कुल कितने प्रकार की हैं? 5 प्रकार की। हैबियस कॉर्पस का अर्थ क्या है? शरीर प्रस्तुत करो। मैंडमस का अर्थ क्या है? आदेश देना। प्रोहिबिशन का अर्थ क्या है? रोक लगाना। सर्टियोरारी का अर्थ क्या है? अभिलेख मांगना। क्यूबारंटो का अर्थ क्या है? किस अधिकार से पद पर है। मौलिक अधिकारों को निलंबित कब किया जा सकता है? आपातकाल के समय। कौन से अधिकार आपातकाल में निलंबित नहीं किए जा सकते? मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति कहाँ जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत और उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत। मौलिक अधिकारों का रक्षा कौन करता है? न्यायपालिका। मौलिक अधिकारों का संबंध किससे है? व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता से। मौलिक अधिकारों को कौन संशोधित कर सकता है? संसद। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कानून क्या कहलाता है? असंवैधानिक कानून। मौलिक अधिकारों की व्याख्या का अंतिम अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र को सशक्त बनाना। मौलिक अधिकारों को संविधान का कौन सा भाग कहा जाता है? संविधान का हृदय। नेक्स्ट टॉपिक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 1, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में। नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस अनुच्छेद में से किस अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 36 से 51 तक। नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा किस देश से ली गई? आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करना। नीति निर्देशक तत्वों को किसने कहा? संविधान की आत्मा का सामाजिक पक्ष। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य की। नीति निर्देशक तत्वों को किस प्रकार के अधिकार कहा गया? गैर न्यायिक, नॉन जस्टिस। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य की। नीति निर्देशक तत्वों को किस प्रकार के अधिकार कहा गया? गैर न्यायिक। नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराने के लिए कोई अदालत जा सकता है? नहीं। नीति निर्देशक तत्वों को मुख्य उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अनुच्छेद 36 किससे संबंधित है? राज्य की परिभाषा से। अनुच्छेद 37 किससे संबंधित है? नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति से। अनुच्छेद 38 किससे संबंधित है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से। अनुच्छेद 39 किससे संबंधित है? समानता और आर्थिक न्याय से। अनुच्छेद 39 से किससे संबंधित है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता से।
अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों की स्थापना से। अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है? काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के। अनुच्छेद 42 किससे संबंधित है? श्रमिकों के लिए उचित और मानवीय कार्य परिस्थितियाँ। अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है? श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह योग्य वेतन। अनुच्छेद 43 ए किससे संबंधित है? उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी। अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा। अनुच्छेद 46 किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति, जनजाति और कमजोर वर्गों का उत्थान। अनुच्छेद 47 किससे संबंधित है? पोषण स्तर और जन स्वास्थ्य में सुधार। अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है? कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 ए किससे संबंधित है? पर्यावरण की रक्षा और सुधार। अनुच्छेद 49 किससे संबंधित है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा। अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना। अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। नीति निर्देशक तत्वों को किसने लागू संविधान का हृदय कहा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में लागू क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि ये गैर न्यायिक है। नीति निर्देशक तत्वों का संबंध किससे है? सामाजिक और आर्थिक अधिकारों से। नीति निर्देशक तत्वों का पालन न करने पर क्या दंड है? कोई दंड नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों को किस संविधान संशोधन द्वारा पर्यावरण संरक्षण से जोड़ा गया? 42वां संशोधन 1976। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य क्या है? सभी नागरिकों के लिए समान कानून। ग्राम पंचायतों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना। नीति निर्देशक तत्वों का पालन कौन सुनिश्चित करता है? सरकार। नीति निर्देशक तत्वों का स्वरूप कैसा है? नैतिक और राजनीतिक मार्गदर्शन देने वाला। नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य लक्ष्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना। नीति निर्देशक तत्वों का अंतिम उद्देश्य क्या है? भारत को एक न्यायपूर्ण, समान और कल्याणकारी राज्य बनाना। फंडामेंटल ड्यूटीज। क्वेश्चन नंबर 1, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 4A में। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? 42वें संशोधन 1976 में। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? अनुच्छेद 51A में। मौलिक कर्तव्यों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी? 10। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 86वां संशोधन 2002 के द्वारा। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना। मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई? सोवियत संघ, यूएसएसआर से। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने की सिफारिश किस समिति ने की थी? स्वर्ण सिंह समिति ने। मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य क्या है? नागरिकों में देशभक्ति, अनुशासन और भावना विकसित करना। मौलिक कर्तव्यों को लागू कराने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रत्येक नागरिक की। क्या मौलिक कर्तव्य न्यायालय में लागू किए जा सकते? नहीं, ये गैर न्यायिक है। मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर क्या दंड है? कोई प्रत्यक्ष दंड नहीं है। मौलिक कर्तव्यों का संबंध किससे है? नागरिकों के नैतिक और राष्ट्रीय दायित्वों से। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51A में। मौलिक कर्तव्यों की सूची किसके लिए? भारतीय नागरिकों के लिए। संविधान और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना किस मौलिक कर्तव्य में है? अनुच्छेद 51A के सब क्लॉज ए में। देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना किस मौलिक कर्तव्य में? अनुच्छेद 51A के क्लास सी में। देश की रक्षा करना, सेवा करना किस मौलिक कर्तव्य में? अनुच्छेद 51A के क्लास डी में। सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना किस मौलिक कर्तव्य में? अनुच्छेद 51A के क्लॉज ई में। संस्कृति और विरासत की रक्षा करना किस मौलिक कर्तव्य में? अनुच्छेद 51A के क्लॉज एफ में। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना किस मौलिक कर्तव्य में है? अनुच्छेद 51A के क्लॉज जी में। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता की भावना विकसित करना किस मौलिक कर्तव्य में? अनुच्छेद 51A के क्लॉज एच में। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना किस मौलिक कर्तव्य में? अनुच्छेद
1951 AKI में व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना किस मौलिक कर्तव्य में? अनुच्छेद 51 ए के जी में। बच्चों को शिक्षा दिलाना किस मौलिक कर्तव्य में? अनुच्छेद 51 ए के में। मौलिक कर्तव्यों का पालन कौन सुनिश्चित करता है? नागरिक और राज्य दोनों। मौलिक कर्तव्यों का स्वरूप कैसा है? नैतिक और संवैधानिक। मौलिक कर्तव्यों का पालन करने से हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के राष्ट्रपति का पद संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 5 में। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन से? अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक। भारत के राष्ट्रपति का पद कब स्थापित हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्ष। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति को कौन सी योग्यता चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? निर्वाचक मंडल। निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदन, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और साथ में ही दिल्ली और पुडुचेरी के भी विधानसभा के मेंबर भी शामिल होते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होता है? एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली से। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार के मतदान से होता है? गुप्त मतदान से। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का। राष्ट्रपति का राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचित हो सकता है या नहीं? हाँ, हो सकता है। राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 5 लाख रुपए प्रतिमाह। राष्ट्रपति का निवास स्थान क्या कहलाता है? राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति का त्यागपत्र किसे दिया जाता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग। राष्ट्रपति को महाभियोग कौन प्रारंभ कर सकता है? संसद का कोई भी सदन। राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? 2/3। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य कौन करता है? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति की मृत्यु या इस्तीफे की स्थिति में चुनाव कितने दिनों में होना चाहिए? 6 महीने के भीतर। राष्ट्रपति की शक्तियां कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां क्या हैं? संसद को बुलाना, स्थगित करना और भंग करना। राष्ट्रपति को कार्यकारी शक्तियां क्या हैं? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां क्या हैं? क्षमा, दंड, राहत, परिवर्तन देना। राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां क्या हैं? भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर है। राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां क्या हैं? विदेशी राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित करना। राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी कर सकता है? जब संसद सत्र में न हो। अध्यादेश की अवधि कितनी होती है? 6 सप्ताह तक संसद के पुनः सत्र से। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करता है? प्रधानमंत्री और मंत्री। राष्ट्रपति संसद का सत्र कब बुला सकता है? कम से कम 6 महीने के भीतर। राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। राष्ट्रपति किसे नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है? मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति की भूमिका किस प्रकार की होती है? संवैधानिक। टॉपिक भारत के उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के उपराष्ट्रपति का पद संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 5 में। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? अनुच्छेद 63 से 71 तक। भारत में राष्ट्रपति का पद कब स्थापित हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के पहले उपराष्ट्रपति बाद में क्या बने? उपराष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्ष।
उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति को कौन सी योग्यता चाहिए? राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता? राज्य विधानसभाएं। उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होता है? एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली से। उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार के मतदान से होता है? गुप्त मतदान से। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष। क्या उपराष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है? हाँ, हो सकता है। उपराष्ट्रपति का वेतन क्या है? 4 लाख रुपए प्रति माह। उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र किसे दिया जाता है? राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सदन द्वारा प्रस्ताव। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कौन सा सदन प्रारंभ कर सकता है? राज्यसभा। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता है? सदन के कुल सदस्यों का बहुमत। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य कौन करता है? राज्यसभा का उपसभापति। उपराष्ट्रपति की मृत्यु या इस्तीफे की स्थिति में चुनाव कितने दिनों में होना चाहिए? 6 महीने के भीतर। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना। उपराष्ट्रपति का किस सदन का पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति राज्यसभा में मतदान कब करता है? समान मत होने पर। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन सा पद संभालता है? कार्यवाहक राष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति कितने समय तक रह सकता है? 6 महीने तक। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? भारत का निर्वाचन आयोग। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कब समाप्त होता है? 5 वर्ष पूरे होने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने पर। उपराष्ट्रपति का वेतन किस निधि से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद वह क्या कर सकता है? पुनः निर्वाचित हो सकता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कब समाप्त होता है? त्यागपत्र, मृत्यु या हटाए जाने पर। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है या नहीं? नहीं, परंतु नया चुनाव होने तक वह पद पर रह सकता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 67 में। उपराष्ट्रपति का चुनाव विवाद किसके पास जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के पास। उपराष्ट्रपति का पद किस प्रकार का? एक संवैधानिक पद है। नेक्स्ट टॉपिक है संसद। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संसद का उल्लेख संविधान के किस भाग में? भाग 5 में। संसद से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से? अनुच्छेद 79 से 122 तक। भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? 2 सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा से। संसद का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। संसद का सर्वोच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। संसद का निचला सदन कौन सा है? लोकसभा। राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? स्थायी सदन के नाम से। लोकसभा को किस नाम से जाना जाता है? जन प्रतिनिधि सदन के नाम से। राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने समय में सेवानिवृत्त होते हैं? हर 2 वर्ष में। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं? 543। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा के सदस्य। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा के सदस्य अपनों में से ही चुनते हैं। लोकसभा का उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य। संसद का सत्र कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। संसद का पहला सत्र किसके द्वारा संबोधित किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। संसद का संयुक्त सत्र कब बुलाया जाता है? जब दोनों सदनों में किसी विधेयक पर मतभेद हो। संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। संसद के संयुक्त सत्र कौन संचालित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद की कार्यवाही की भाषा क्या है? हिंदी और अंग्रेजी। संसद का मुख्य कार्य क्या है? कानून बनाना, बजट पारित करना और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करना। संसद की सर्वोच्चता का प्रतीक क्या है? जनता की संप्रभुता और लोकतंत्र। नेक्स्ट टॉपिक, राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 1, राज्यसभा को क्या कहा जाता है? राज्यों की परिषद।
राज्यसभा से संबंधित अनुच्छेद कौन से? अनुच्छेद 79 से 122 तक। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा का पहला सत्र कब हुआ था? 13 मई 1952 को। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? स्थायी सदन है ये, भंग नहीं होती है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने समय बाद सेवानिवृत्त होते हैं? हर 2 वर्ष बाद। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250 सदस्य। राज्यसभा में राज्यों से कितने सदस्य चुने जाते हैं? 238 सदस्य। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं? 12 सदस्य। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को क्या योग्यता चाहिए? भारत का नागरिक होना। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा के सदस्य। राज्यसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यसभा का पहला उपाध्यक्ष कौन था? एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। राज्यसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष कौन थी? वायलेट अल्वा। राज्यसभा की बैठक कितनी बार होती है? वर्ष में कम से कम 2 बार। राज्यसभा का सत्र कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। राज्यसभा में प्रश्नकाल की अवधि कितनी होती है? 1 घंटा। राज्यसभा में शून्यकाल कब शुरू होता है? प्रश्नकाल के बाद। राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है? नहीं। धन विधेयक राज्यसभा में कितने दिनों तक रखा जा सकता है? 14 दिनों तक। राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? नहीं। राज्यसभा का स्थायी स्वरूप किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 83 में। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली से होता है? एकल हस्तांतरणीय मत से। राज्यसभा का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन कौन करता है? अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन होता है? सबसे बड़े विपक्षी नेता, दल का नेता। राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन होता है? सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता। राज्यसभा में कितनी स्थायी समितियां होती हैं? 20 से अधिक। राज्यसभा का प्रमुख कार्य क्या है? राज्यों के हित की रक्षा करना। राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ? अनुच्छेद 80 के तहत। राज्यसभा में कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं? 4। राज्यसभा का कार्य किस प्रकार का होता है? विधायी और परामर्शदायी। राज्यसभा में कितनी बार चुनाव होते हैं? हर 2 वर्ष में 1 बार। राज्यसभा का विघटन होता है? कभी नहीं होता। राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1952 में। राज्यसभा का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्यों को केंद्र में प्रतिनिधित्व देना। राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? ऊपरी सदन के नाम। क्वेश्चन नंबर 1, लोकसभा को क्या कहा जाता है? जन प्रतिनिधि सदन। लोकसभा से संबंधित अनुच्छेद कौन से? अनुच्छेद 79 से 122 तक। लोकसभा का गठन कब हुआ था? 1952 में। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 550। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य राज्यों से चुने जाते हैं? 530। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य चुने जाते हैं? 20। लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्ष के लिए। लोकसभा का पहला सत्र कब हुआ था? 13 मई 1952 को। लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर। वर्तमान लोकसभा कौन सी है? 18वीं। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? स्पीकर। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा के कार्यकाल तक। लोकसभा में अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव कौन ला सकता है? लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। लोकसभा की बैठक कितनी बार होती है? वर्ष में कम से कम 2 बार। लोकसभा का सत्र कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री।
लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन होता है? सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता। लोकसभा का में प्रश्नकाल की अवधि कितनी होती है? 1 घंटा। लोकसभा में शून्यकाल कब शुरू होता है? प्रश्नकाल के बाद। लोकसभा में धन विधेयक कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री। धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल लोकसभा में। लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव कौन लाता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कौन ला सकता है? कोई भी सदस्य। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर क्या होता है? सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या किस अनुच्छेद में देगी? अनुच्छेद 81 में। लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को क्या योग्यता चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा का कार्य क्या है? कानून बनाना, सरकार पर नियंत्रण रखना। लोकसभा का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा की बैठक का संचालन कौन करता है? अध्यक्ष, स्पीकर। लोकसभा में कितनी समितियां होती हैं? 30 से अधिक समितियां होती हैं। लोकसभा का कार्य किस प्रकार का? विधायी और वित्तीय। लोकसभा का विघटन कब होता है? कार्यकाल पूरा होने पर या राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक, भारत की मंत्रिपरिषद। क्वेश्चन नंबर 1, मंत्रिपरिषद से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? अनुच्छेद 74 और 75। मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किसकी सलाह पर होती है? प्रधानमंत्री की सलाह पर। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा के कार्यकाल तक। मंत्रिपरिषद के सदस्य कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 74 के 1 में। मंत्रिपरिषद का मुख्य कार्य क्या है? राष्ट्रपति को सलाह देना। मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद के सदस्य किसे शपथ लेते हैं? राष्ट्रपति से। मंत्रिपरिषद के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र कौन देता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का विघटन कब होता है? प्रधानमंत्री के इस्तीफे या मृत्यु पर। मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति को कब बाध्यकारी होती है? हमेशा। मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति कितनी बार वापस भेज सकता है? 1 बार। मंत्रिपरिषद की बैठक कितनी बार होती है? मंत्रिपरिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकार चलाना और नीतियां बनाना। मंत्रिपरिषद के सदस्य कौन सी शपथ लेते हैं? पद और गोपनीयता की शपथ। मंत्रिपरिषद की सदस्य किसे सलाह देते हैं? राष्ट्रपति को। मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 75 के क्लॉज 3 में। मंत्रिपरिषद के सदस्य किस सदन से हो सकते हैं? लोकसभा या राज्यसभा से। मंत्रिपरिषद के सदस्य कितने समय तक बिना संसद सदस्य बने रह सकते हैं? 6 महीने तक। मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? जो प्रमुख मंत्रालयों को संचालन करते हो। राज्य मंत्री कौन होते हैं? जो किसी मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। उप मंत्री कौन होते हैं? जो छोटे विभागों का कार्य संभालते हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक कौन बुलाता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद की सलाह पर कौन कार्य करता है? राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद का गठन कब होता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद। मंत्रिपरिषद का मुख्य दायित्व क्या है? नीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन। मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद के सदस्य किसे रिपोर्ट करते हैं? प्रधानमंत्री को। मंत्रिपरिषद का कार्य किस प्रकार का होता है? कार्यपालिका संबंधित। मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति अस्वीकार कर सकता है या नहीं? नहीं। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बाद सरकार को क्या कहा जाता है? केंद्रीय सरकार। मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट टॉपिक, भारत के प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में प्रधानमंत्री का पद किस भाग में वर्णित है? भाग 5 में। प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 75। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी?
इंदिरा गांधी। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री बनने के लिए व्यक्ति को क्या योग्यता चाहिए? लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा के कार्यकाल तक 5 वर्ष। प्रधानमंत्री का मासिक वेतन है 2.8 लाख। 2.8 लाख। प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास कहाँ है? 7 लोक कल्याण मार्ग, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा किसे देता है? राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस आधार पर होती है? लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता के रूप में। प्रधानमंत्री का मुख्य कार्य क्या है? मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करना। प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर। मंत्रिपरिषद का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कौन सी परिषद कार्य करती है? मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कौन सी समिति होती है? कैबिनेट समिति। संसद को भंग करने की सलाह कौन देता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की भूमिका कैसी होती है? वास्तविक और कार्यपालिका प्रमुख। प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 75 का क्लॉज 1। प्रधानमंत्री किस संस्था के अध्यक्ष होते हैं? नीति आयोग के। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। ये योजना आयोग के स्थान पर बना था। योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। प्रधानमंत्री किस परिषद के अध्यक्ष होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद के। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद कौन शपथ लेता है? मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में कार्य कौन करता है? वरिष्ठ मंत्री। प्रधानमंत्री की सलाह पर किनकी नियुक्ति होती है? राज्यपाल, राजदूत और उच्चायुक्त की। प्रधानमंत्री संसद के किस सदन का सदस्य हो सकता है? लोकसभा या राज्यसभा का। नेक्स्ट टॉपिक है संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम या यूनियन एंड स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की शासन व्यवस्था किस प्रकार की है? संघीय व्यवस्था के साथ एकात्मक झुकाव वाली। संघीय व्यवस्था का अर्थ क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। भारत में संघीय व्यवस्था की प्रेरणा किस देश से ली गई? कनाडा से। भारत में संघीय व्यवस्था का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 11 में। संघीय व्यवस्था से संबंधित अनुच्छेद कौन से? अनुच्छेद 245 से 263 तक। भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारत का संघ किससे मिलकर बना है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से। संविधान के अनुसार भारत को क्या कहा जाता है? राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत राज्यों का संघ होगा। यह किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 1 में। भारत की संघीय व्यवस्था की विशेषता क्या है? केंद्र को अधिक और शक्तियां प्राप्त हैं। भारत की संघीय व्यवस्था किस प्रकार की? अर्धसंघीय, क्वासी फेडरल। भारत की संघीय व्यवस्था का निर्माता कौन है? संविधान सभा। संघीय व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन कितनी सूचियों में किया गया? 3 सूचियों में। 3 सूचियां कौन सी हैं? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कितने विषय हैं? 97 विषय। वर्तमान में 100 विषय हैं इसमें। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 66 विषय थे और वर्तमान में 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 47 विषय थे और वर्तमान में 52 विषय हैं। संघ सूची से संबंधित कानून कौन बनाता है? संसद। राज्य सूची से संबंधित कानून कौन बनाता है? राज्य विधानमंडल। समवर्ती सूची से संबंधित कौन कानून बना सकता है? संसद और राज्य दोनों। यदि समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्यों के कानून में टकराव हो तो कौन सा कानून लागू होगा? केंद्र का कानून। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। केंद्र और राज्य के बीच संबंध कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, विधायी, कार्यकारी और वित्तीय।
केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध है। भाग 11 में। केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध किस भाग में है? भाग 12 में। केंद्र और राज्य के बीच विवादों के समाधान के लिए कौन सी संस्था है? अंतरराज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल। अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई थी? अनुच्छेद 263 के तहत। अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1990 में। अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य के बीच समन्वय का कार्य कौन करता है? नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। भारत की संघीय व्यवस्था में केंद्र को अधिक शक्तियां क्यों दी गई? राष्ट्रीय एकता को और अखंडता को बनाए रखने के लिए। भारत की संघीय व्यवस्था का स्वरूप कैसा है? मजबूत और केंद्र के साथ संघीय। भारत की संघीय व्यवस्था में आपातकाल के समय क्या होता है? केंद्र को राज्यों पर पूर्ण नियंत्रण मिल जाता है। भारत की संघीय व्यवस्था में राज्यों का अस्तित्व किस पर निर्भर है? संसद की इच्छा पर। संसद राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है या नहीं? हाँ, कर सकती है। भारत की संघीय व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? एकता में विविधता बनाए रखना। भारत की संघीय व्यवस्था का स्वरूप किस प्रकार का है? संघीय ढांचे में एकात्मक प्रभुत्व। नेक्स्ट टॉपिक, संघ की कार्यपालिका। क्वेश्चन नंबर 1, संघ कार्यपालिका से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में? भाग 5 में। संघ कार्यपालिका से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से? अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक। संघ कार्यपालिका के प्रमुख कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति। संघ कार्यपालिका में कौन कौन से शामिल है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और अटॉर्नी जनरल। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव से। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? भारत का निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 60 में। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग। राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रस्ताव कहाँ से प्रारंभ होता है? संसद के किसी भी सदन से। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के किस पद पर होता है? अध्यक्ष पद पर। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री कौन होता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता। प्रधानमंत्री का मुख्य कार्य क्या है? मंत्रिपरिषद का नेतृत्व और सरकार का संचालन। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद में के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 75 के क्लॉज 3 में। अटॉर्नी जनरल कौन होता है? भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। अटॉर्नी जनरल का वेतन कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की राष्ट्रपति की सलाहकार परिषद कौन होती है? मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करता है? मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट टॉपिक, केंद्र राज्य संबंध। भारत में केंद्र राज्य संबंध संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 11 में। केंद्र राज्य संबंध संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 245 से 263। केंद्र राज्य संबंध कितने प्रकार के होते हैं? 3, विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय।
विधायी संबंध संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 245 से 255 तक। प्रशासनिक संबंध संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 256 से 263 तक। वित्तीय संबंध संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 12 में। भारत में विषयों का विभाजन कितनी सूचियों में किया गया? 3 सूचियों में। संसद को कानून बनाने का अधिकार किन विषयों पर होता है? संघ सूची के विषयों पर। राज्य विधानमंडल को कौन कानून बनाने का अधिकार और किन विषयों पर होता है? राज्य सूची के विषयों पर। संसद और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार किन विषयों पर है? समवर्ती सूची के विषयों पर। यदि समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं तो कौन सा कानून प्रभावी होगा? केंद्र। संसद को राज्य सूची के विषयों पर कब कानून बनाने का अधिकार होता है? राष्ट्रीय आपातकाल के समय। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बना सकता है? संसद। अंतर्राज्यीय संसद की स्थापना किस अनुच्छेदों के तहत की गई? अनुच्छेद 263 के तहत। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसकी सिफारिश पर हुई थी? अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। वित्त आयोग की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई थी? अनुच्छेद 280 के तहत। वित्त आयोग कितने वर्षों के अंतराल पर गठित किया जाता है? हर 5 वर्ष में। राज्यपाल को केंद्र सरकार के कौन सा दायित्व निभाना होता है? संविधान का पालन सुनिश्चित करना। केंद्र और राज्य के बीच विवादों का निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार कब मिला? यदि राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पारित करे। अनुच्छेद 249 के तहत। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र और राज्यों के बीच संबंध कैसे होते हैं? एकात्मक स्वरूप के। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की कार्यपालिका किसके अधीन होती है? राष्ट्रपति के अधीन। केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का प्रमुख आधार क्या है? वित्त आयोग की सिफारिशें। योजना आयोग के स्थान पर कौन सा निकाय गठित किए गए? नीति आयोग। भारत में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए कौन सी प्रमुख समिति गठित की गई थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1983। क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राज्यीय संबंधों से संबंधित है? भाग 11। अंतर्राज्यीय संबंधों से जुड़े अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 245 से 263 तक। अंतर्राज्यीय जल विवाद किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 262। जल विवादों का निपटारा कौन करता है? संसद। अनुच्छेद 262 के क्लॉज 1 के तहत। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत हुई? अनुच्छेद 263 के तहत। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई थी? 28 मई 1990 को। अंतर्राज्यीय परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाना। क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। भारत में कुल कितनी क्षेत्रीय परिषदें हैं? 5। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय गृह मंत्री। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड चंडीगढ़। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, पुदुचेरी। क्षेत्रीय परिषदों का उद्देश्य क्या है? राज्यों के बीच सहयोग और विकास को बढ़ाना। अंतर्राज्यीय परिषद और क्षेत्रीय परिषदों में क्या अंतर है? अंतर्राज्यीय परिषद संवैधानिक निकाय है, क्षेत्रीय परिषदें वैधानिक निकाय है। संसद को नए राज्य बनाने और सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार किस अनुच्छेद से मिला? अनुच्छेद 3 से। अंतर्राज्यीय सीमा विवाद कौन सुलझाता है? संसद या सर्वोच्च न्यायालय? राष्ट्रपति को सलाह देने वाला निकाय है अंतर्राज्यीय परिषद। राज्यों के बीच विवादों का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 131 के तहत। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम कब बना? 1956 में। प्रमुख जल विवाद कौन कौन से हैं? कावेरी और कृष्णा विवाद। कावेरी जल विवाद न्यायाधिकर कब गठित हुआ? 1990 में। नदी बोर्ड अधिनियम कब बना? 1956 में। वित्त आयोग का कार्य क्या है?
केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण की सिफारिश करना। वित्त आयोग किस अनुच्छेद के तहत गठित होता है? अनुच्छेद 280 के तहत। वित्त आयोग कितने वर्षों में गठित किया जाता है? हर 5 वर्ष में। वित्त आयोग की सिफारिश किन विषयों से जुड़ी है? कर बंटवारा और अनुदान से। जीएसटी परिषद किस अनुच्छेद के तहत गठित हुई? अनुच्छेद 279 ए के तहत। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद जीएसटी परिषद में कौन कौन सदस्य होते हैं? केंद्र और राज्यों के वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद का मुख्य कार्य क्या है? कर नीति में केंद्र राज्य समन्वय स्थापित करना। राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य क्या है? योजनाओं में राज्यों का सहयोग बढ़ाना। अनुच्छेद 301 का क्या प्रदान करता है? व्यापार और आवागमन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 302 संसद को क्या अधिकार देता है? सार्वजनिक हित में व्यापार पर प्रतिबंध लगाने का। अनुच्छेद 303 राज्यों के बीच भेदभाव पूर्ण कानून बनाना। अनुच्छेद 303 क्या रोकता है? राज्यों के बीच भेदभावपूर्ण कानून बनाना। अनुच्छेद 304 किससे संबंधित है? कराधान में भेदभाव निषेध। नीति आयोग का कार्य क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच विकास और समन्वय सुनिश्चित करना। अंतर्राज्यीय परिषद किस कार्य में सहायक होती है? नीति निर्माण और विवाद समाधान में। अंतर्राज्यीय संबंध के सिद्धांत को प्रोत्साहित करते हैं सहकारी संघवाद को। अंतर्राज्यीय संबंधों का मुख्य उद्देश्य क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखना। नेक्स्ट है संसदीय समितियां। क्वेश्चन नंबर 1, संसदीय समितियां क्या होती हैं? संसद के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए गठित छोटी समितियां। संसदीय समितियों का उल्लेख संविधान में कहाँ है? प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, लेकिन संसदीय परंपरा से स्थापित हुआ है। संसदीय समितियों के कार्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्थायी और अस्थायी। स्थायी समितियां क्या होती हैं? जो निरंतर कार्य करती हैं, हर वर्ष पुनर्गठित होती हैं। अस्थायी समितियां क्या होती हैं? जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए गठित होती हैं और कार्य पूर्ण होने पर समाप्त हो जाती हैं। स्थायी समितियों की संख्या कितनी है? लगभग 24। वित्तीय समितियों की संख्या कितनी है? 3। वित्तीय समितियां कौन कौन सी हैं? लोक लेखा समिति, अनुमानों की समिति और लोक उपक्रम समिति। अनुमानों की समिति मतलब प्राक्कलन समिति। लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ? 1921 में। लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है? सरकारी व्यय की जांच करना। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य। 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा नियुक्त, सामान्यतः विपक्ष से होता है। अनुमानों की समिति का गठन कब हुआ? 1950। अनुमानों की समिति या प्राक्कलन समिति का मुख्य कार्य क्या है? बजट के अनुमानों की समीक्षा करना। अनुमानों की समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य, सभी लोकसभा से सदस्य होते हैं। लोक उपक्रम समिति का गठन कब हुआ? 1964 में। लोक उपक्रम समिति का कार्य क्या है? सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यों की जांच। लोक उपक्रम समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। विभागीय स्थायी समितियां कब गठित की गई? 1993 में। विभागीय स्थायी समितियों की संख्या कितनी है? 24। विभागीय स्थायी समितियों का कार्य क्या है? मंत्रालय और विभागों के कार्य की समीक्षा करना। याचिका समिति का कार्य क्या है? नागरिकों की शिकायतों और याचिकाओं की जांच करना। विशेषाधिकार समिति का कार्य क्या है? संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करना। नियम समिति का कार्य क्या है? सदन के कार्य संचालन के नियमों की समीक्षा करना। व्यवसाय सलाहकार समिति का कार्य क्या है? सदन के कार्यों का कार्यक्रम तय करना। आश्वासन समिति का कार्य क्या है? मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों की पूर्ति की जांच करना। संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी क्या है? लोकसभा और राज्यसभा के बीच सदस्यों से मिलकर बनी अस्थायी समिति। संयुक्त संसदीय समिति का गठन कब किया जाता है? किसी विशेष मुद्दे या घोटाले की जांच के लिए। संसदीय समितियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? संसद के कार्यभार को कम करना और विस्तार सुनिश्चित करना। संसदीय समिति
समितियों की रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है? संबंधित सदन को। लोकसभा। राज्यपाल। राज्यपाल का पद भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 6 में। राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 153 से 162 तक। प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। क्या एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? हाँ। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। राज्यपाल अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? जब तक कि राष्ट्रपति की इच्छा हो। राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राज्यपाल किसका प्रतिनिधि होता है? राष्ट्रपति का। राज्यपाल की नियुक्ति की शर्त कौन निर्धारित करता है? संसद। राज्यपाल की शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल की शपथ किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 159 के तहत। राज्यपाल का वेतन और भत्ते किस पर निर्भर करते हैं? संसद द्वारा निर्धारित प्रावधानों पर। राज्यपाल का वेतन किस कोष से दिया जाता है? राज्यों की संचित निधि से। राज्यपाल का मुख्य कार्य क्या होता है? राज्यों की कार्यपालिका का प्रमुख होना। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके माध्यम से करता है? मंत्रिपरिषद के माध्यम से। राज्यपाल राज्य की मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किसके परामर्श पर करता है? मुख्यमंत्री के परामर्श पर। राज्यपाल मुख्यमंत्री किसे नियुक्त करता है? विधानसभा में बहुमत दल के नेता को। राज्यपाल मंत्रिपरिषद को कब बर्खास्त कर सकता है? जब मुख्यमंत्री विधानसभा का विश्वास खो दे। राज्यपाल राज्य की विधानमंडल का कौन सा अंग है? एक अभिन्न अंग है। राज्यपाल विधानसभा को कब भंग कर सकता है? मुख्यमंत्री की सलाह पर। राज्यपाल अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत रखता है? अनुच्छेद 213 के तहत। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत। राज्यपाल अध्यादेश कब जारी कर सकता है? जब विधानसभा सत्र में न हो। राज्यपाल के अध्यादेश की वैधता कितने समय तक रहती है? 6 सप्ताह तक, जब विधानसभा पुनः सत्र में आए। राज्यपाल राज्य में किस प्रकार की रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजता है? संवैधानिक तंत्र की विफलता की रिपोर्ट। राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर कौन सा अनुच्छेद लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। राज्यपाल विश्वविद्यालयों का कौन सा पद धारण करता है? कुलाधिपति का। राज्यपाल विश्वविद्यालय में क्या अधिकार रखता है? कुलपतियों की नियुक्ति और विश्वविद्यालयों के कार्यों की देखरेख। राज्यपाल के पास क्षमादान का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 161 के तहत। राज्यपाल किन अपराधों में क्षमा दे सकता है? राज्य कानून के तहत अपराधों में। राज्यपाल का पद किस देश की प्रणाली से प्रेरित है? ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक है? भारत का नागरिक होना और 35 वर्ष की आयु पूर्ण होना। राज्यपाल को हटाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। राज्यपाल को अस्थायी रूप से कौन कार्य संभाल सकता है? राष्ट्रपति की नियुक्ति द्वारा व्यक्ति। राज्यपाल की शक्तियां कितने प्रकार की होती? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायिक और विवेकाधीन शक्तियां। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कब किया जाता है? जब कोई स्पष्ट बहुमत न हो, संवैधानिक संकट हो। राज्यपाल विधानसभा में किसे संबोधित करता है? विधानसभा के प्रथम सत्र को। राज्यपाल विधानसभा में किसे नामित कर सकता है? वर्तमान में ये खत्म हो चुका है। अब एंग्लो इंडियन नहीं नियुक्त किए जाते। राज्यपाल के कार्यों की न्यायिक समीक्षा कब नहीं की जा सकती? जब वे राष्ट्रपति के आदेश पर कार्य कर रहे हैं। राज्यपाल का अध्यक्ष राज्यपाल का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य में संविधान के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना। राज्यपाल का पद किस प्रकार का होता है? नाम मात्र का प्रमुख। वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के पास होती है। नेक्स्ट टॉपिक, राज्य विधानमंडल। क्वेश्चन नंबर 1, राज्य विधानमंडल से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? भाग 6 में। राज्य विधानमंडल से संबंधित अनुच्छेद कौन से? अनुच्छेद 168 से 212 तक। राज्य विधानमंडल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक सदनीय और द्विसदनीय।
एक सदनीय राज्य में कौन सा सदन होता है? केवल विधानसभा। द्विसदनीय राज्य में कौन से सदन होते हैं? विधानसभा और विधान परिषद। वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? 6 राज्यों में। द्विसदनीय विधानमंडल वाले राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। राज्य विधानमंडल का प्रमुख सदन कौन सा है? विधानसभा। विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 500। विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 60। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास। विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? विधानसभा के सदस्य अपने में से ही चुनते हैं। विधानसभा के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? विधानसभा के सदस्य अपनों में से ही चुनते हैं। विधान परिषद को किस नाम से जाना जाता है? ऊपरी सदन के नाम से। विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? विधानसभा की संख्या का 1/3। विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 40। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। विधान परिषद के 1/3 सदस्य कितने समय में सेवानिवृत्त होते हैं? हर 2 वर्ष में। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? आंशिक रूप से प्रत्यक्ष और आंशिक रूप से अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा। विधान परिषद के सदस्यों में से कितने राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं? 1/6 सदस्य। विधान परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? परिषद के सदस्य अपने में से ही चुनते हैं। विधान परिषद को समाप्त करने या बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। राज्य की सिफारिश पर। विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव कौन भेजता है? राज्य विधानसभा। राज्य विधानमंडल का सत्र कौन बुलाता है? राज्यपाल। राज्य विधानमंडल का पहला सत्र किसके द्वारा संबोधित किया जाता है? राज्यपाल द्वारा। राज्य विधानमंडल में धन विधेयक कौन प्रस्तुत कर सकता है? केवल विधानसभा में। कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल विधानसभा में। राज्य विधानमंडल में धन विधेयक की सिफारिश किसकी आवश्यक होती? राज्यपाल की। राज्य विधानमंडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य के लिए कानून बनाना और सरकार को उत्तरदायी बनाना। नेक्स्ट टॉपिक, पंचायती राज एवं नगर निगम। क्वेश्चन नंबर 1, पंचायती राज प्रणाली किस संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। नगर निकायों से संबंधित संशोधन कौन सा है? 74वां संशोधन 1992 में हुआ था। पंचायती राज प्रणाली किस भाग में वर्णित है? भाग 9 में। नगर निकाय किस भाग में वर्णित है? भाग 9A में। पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से? अनुच्छेद 243 से 243O तक। नगर निकायों से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से? अनुच्छेद 243P से लेकर 243ZG तक। पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में। बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तर की पंचायत की सिफारिश की थी? 3 स्तर की। 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली के स्तर कौन कौन से हैं? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। पंचायती राज प्रणाली पहली बार कहाँ लागू की गई थी? नागौर में, राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को लागू की गई थी। पंचायती राज प्रणाली का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण स्वशासन को सशक्त बनाना। ग्राम सभा क्या है? ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी मतदाताओं की सभा। ग्राम पंचायत ग्राम सभा की बैठक कितनी बार होती है? वर्ष में कम से कम 2 बार। ग्राम पंचायत का प्रमुख कहलाता है सरपंच। पंचायत समिति का प्रमुख क्या कहलाता है? प्रधान या अध्यक्ष। जिला परिषद का प्रमुख क्या कहलाता है? अध्यक्ष या प्रमुख। पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। पंचायतों का चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 243 के तहत।
पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है? 1/3 33%। अनुसूचित अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण किस आधार पर होता है? जनसंख्या के अनुपात में। वित्त आयोग पंचायतों के लिए किस अनुच्छेद के तहत गठित किया जाता है? अनुच्छेद 243 आई के तहत। राज्य राज्य वित्त आयोग कितने वर्षों में गठित किया जाता है? हर 5 वर्ष में। पंचायतों को वित्तीय सहायता कौन देता है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार। नगर निकायों को कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। नगर निकायों के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। नगर पंचायत किस क्षेत्र से के लिए होती है? संक्रमणकालीन क्षेत्र, ग्रामीण से शहरी बनता हुआ क्षेत्र। नगर पालिका के क्षेत्र के लिए होती है छोटे और मध्यम शहरों के लिए। नगर निगम के क्षेत्र के लिए होती है बड़े शहरों के लिए। नगर निकायों का प्रमुख कौन होता है? महापौर या अध्यक्ष। नगर निकायों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। नगर निकायों का चुनाव कौन करता है? कराता है राज्य निर्वाचन आयोग। नगर निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना? 1/3 33%। नगर निकायों की वित्तीय मामलों की समीक्षा कौन करता है? राज्य वित्त आयोग। नगर निकायों के लिए योजना समिति किस अनुच्छेद के तहत गठित की जाती है? अनुच्छेद 243 ZD। महानगर योजना समिति किस अनुच्छेद के तहत गठित की जाती है? अनुच्छेद 243 ZE के तहत। नगर निकायों के कार्य क्या है? स्वच्छता, जलापूर्ति, सड़क, प्रकाश और व्यवस्था आदि। नगर निकायों की आय के प्रमुख स्रोत क्या हैं? कर, शुल्क, अनुदान और ऋण। पंचायती राज और नगर निकायों का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाना। नेक्स्ट टॉपिक है आपातकालीन प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस भाग में? भाग 18 में। आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित अनुच्छेद कौन से? अनुच्छेद 352 से 360 तक। भारतीय संविधान में कुल कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? 3 प्रकार के। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया जाता है? अनुच्छेद 352 के तहत। राज्य आपातकाल राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है? अनुच्छेद 356 के तहत। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है? अनुच्छेद 360 के तहत। राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन आधारों पर की जा सकती है? युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से पहले राष्ट्रपति को किसकी सलाह लेनी होती है? मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संसद के किस सदन द्वारा अनुमोदित की जाती है? दोनों सदनों के द्वारा। राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि कितनी होती है? 6 महीने। राष्ट्रीय आपातकाल को कितनी बार बढ़ाया जा सकता है? अनिश्चित काल तक। हर 6 महीने में अनुमोदन होना आवश्यक है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? 1962 में चीन युद्ध के दौरान। दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? 1975 में आंतरिक अशांति पर। 1975 का आपातकाल किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लगा था? इंदिरा गांधी। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? अनुच्छेद 359 के तहत। अनुच्छेद 358 किस अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 19 के अधिकार का निलंबन से संबंधित है। अनुच्छेद 358। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र और राज्यों के संबंध कैसे हो जाते हैं? एकात्मक स्वरूप के। राज्य आपातकाल किस स्थिति में लगाया जाता है? जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर पाते। राज्य आपातकाल लागू करने का प्रस्ताव किसके द्वारा भेजा जाता है? राज्य द्वारा राष्ट्रपति को। राज्य आपातकाल की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? 6 महीने। राज्य आपातकाल अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकता है? 3 वर्ष तक।
राज्य आपातकाल के दौरान राज्य की कार्यपालिका किसके अधीन होती है? राष्ट्रपति के अधीन। राज्य आपातकाल के दौरान राज्य की विधानमंडल की शक्तियां किससे मिलती हैं? संसद को। राज्य वित्तीय आपातकाल कब लगाया जा सकता है? जब भारत में वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा हो। वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। वित्तीय आपातकाल की अवधि कितनी होती है? अनिश्चित काल, जब तक राष्ट्रपति समाप्त न करे। वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? राज्यों के वित्तीय मामलों पर नियंत्रण कर सकते हैं। वित्तीय आपातकाल के दौरान सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? राष्ट्रपति वेतन में कटौती कर सकते हैं। भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगाया जा गया? कभी भी नहीं। भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। आपातकाल की घोषणा को कौन चुनौती दे सकता है? सर्वोच्च न्यायालय। आपातकाल के दौरान संसद की अवधि कितने समय तक बढ़ाई जा सकती है? 1 वर्ष तक। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है? वे निलंबित हो सकते हैं। आपातकाल समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। आपातकाल की समाप्ति की सूचना किसे दी जाती है? संसद को। 44वें संविधान संशोधन के दौरान आपातकाल की घोषणा के लिए क्या आवश्यक है? मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह। आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद के तहत न्यायिक समीक्षा संभव है? अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को। आपातकालीन प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा की रक्षा करना। नेक्स्ट टॉपिक है भारत की न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की न्यायपालिका से संबंधित अनुच्छेद कौन से? अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक। भारत की सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एच.जे. कानिया। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अब चेंज हो गए हैं, जस्टिस सूर्यकांत। आप जस्टिस सूर्यकांत कर लेना। सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? 34 मुख्य न्यायाधीश सहित। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ? अनुच्छेद 124 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य कार्य क्या है? संविधान की व्याख्या करना। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां कितने प्रकार की होती हैं? मूल, अपीलीय और परामर्शदायी। सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 131 में। सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय अधिकार क्षेत्र किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 132 से 34 तक। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 143 में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है महाभियोग। न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव कौन प्रारंभ कर सकता है? संसद। न्यायाधीश को हटाने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? दोनों सदनों के 2/3 बहुमत की। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस पर बाध्यकारी होता है? सभी न्यायालयों पर। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय कौन बदल सकता है? केवल सर्वोच्च न्यायालय स्वयं। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम अनुभव क्या है? 10 वर्ष उच्च न्यायालय में न्यायाधीश या अधिवक्ता। सर्वोच्च न्यायालय का पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? अब तक कोई नहीं बनी। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? अब तक कोई भी नहीं बनी। उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 214 के तहत।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु कितनी है? 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित हुआ था? कलकत्ता में हुआ था 1862 में। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। जिला न्यायालय की स्थापना कौन करता है? राज्य सरकार। जिला न्यायालय का मुख्य प्रमुख कौन होता है? जिला एवं सत्र न्यायाधीश। न्यायपालिका का मुख्य उद्देश्य क्या है? न्याय प्रदान करना। न्यायपालिका किस प्रकार की संस्था है? स्वतंत्र संस्था है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में सुनिश्चित की गई? अनुच्छेद 50 में। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है या नहीं? हाँ। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनरावलोकन अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 137 में। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? संविधान के उल्लंघन की जांच करने की शक्ति। भारतीय न्यायपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? संविधान की रक्षा करना। भारत की न्यायपालिका का मुख्य उद्देश्य क्या है? न्याय, समानता, विधि का शासन सुनिश्चित करना। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का कारण क्या हो सकता है? दुर्व्यवहार या अक्षमता। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को वेतन कौन निर्धारित करता है? संसद। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस भाषा में दिया जाता है? अंग्रेजी में। सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र किस पर लागू होता है? संपूर्ण भारत पर। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श कौन मांग सकता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस अनुच्छेद के तहत बाध्यकारी होता है? अनुच्छेद 141 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है? अनुच्छेद 142 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनर्विचार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 137 में। सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर। न्यायपालिका का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है? संविधान की सर्वोच्चता और नागरिक अधिकारों की रक्षा करना। नेक्स्ट टॉपिक, मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 1, मुख्यमंत्री का पद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 164 में। मुख्यमंत्री किस राज्य का प्रमुख होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री के किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य की विधानसभा के प्रति। मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? विधानसभा का विश्वास प्राप्त रहने तक। मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। मुख्यमंत्री बनने के लिए व्यक्ति को कौन सा सदस्य होना आवश्यक है? राज्य विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य। यदि मुख्यमंत्री सदस्य नहीं है तो कितने समय में सदस्य बनना आवश्यक है? 6 महीने के भीतर। मुख्यमंत्री की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री की शपथ किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 164 के क्लॉज 3 में के तहत। मुख्यमंत्री का वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? राज्य की विधानसभा, विधानमंडल। मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का क्या होता है? प्रमुख। मुख्यमंत्री की मंत्री परिषद की बैठकें किसके अधीन होती है? मुख्यमंत्री के अधीन। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति में क्या भूमिका निभाता है? राज्यपाल को मंत्रियों की नियुक्ति की सलाह देता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्यों को किसे सलाह देकर पद से हटा सकता है? राज्यपाल को। मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच क्या भूमिका निभाता है? सेतु का कार्य करता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल को क्या जानकारी देता है? राज्य प्रशासन से संबंधित सभी मामलों की जानकारी। मुख्यमंत्री राज्य की नीतियों का निर्धारण किसके साथ करता है? मंत्रिपरिषद के साथ। मुख्यमंत्री राज्य की नीतियों के क्रियान्वयन की जानकारी किसकी होती है? मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री राज्य की विधानमंडल में क्या भूमिका निभाता है? सरकार का नेता होता है। मुख्यमंत्री विधानसभा में विश्वास मत कब प्राप्त करता है? जब राज्यपाल उसे ऐसा करने को कहे। मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद मंत्रिपरिषद का क्या होता है? पूरी मंत्रिमंडल स्वतः भंग हो जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए राज्यपाल किसे आमंत्रित करता है? बहुमत दल के नेता को। यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले तो राज्यपाल किसे बुला सकता है? सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेताओं को।
मुख्यमंत्री को का पद किस देश की प्रणाली से प्रेरित है? ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से। मुख्यमंत्री राज्यपाल को किस प्रकार की सलाह देता है? मंत्रिपरिषद की सामूहिक सलाह। मुख्यमंत्री राज्यपाल को किस प्रकार की रिपोर्ट भेजता है? राज्य प्रशासन की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख क्यों होता है? क्योंकि वास्तविक शक्ति उसी के पास होती है। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में मंत्रिपरिषद की बैठक कौन बुला सकता है? मुख्यमंत्री। नेक्स्ट टॉपिक संविधान संशोधन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई? अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन का अर्थ क्या है? संविधान में परिवर्तन या सुधार करना। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन के कितने प्रकार हैं? 3। साधारण बहुमत से संशोधन किस प्रकार के प्रावधानों में किया जाता है? साधारण विषयों में। विशेष बहुमत से संशोधन किस प्रकार के प्रावधानों में किया जाता है? महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधानों में। विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से संशोधन कब आवश्यक होता है? संघीय ढांचे से संबंधित प्रावधानों में। संविधान का पहला संशोधन कब हुआ था? 1951 में। पहला संशोधन किससे संबंधित था? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध से। सातवां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956 में। सातवां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? राज्यों के पुनर्गठन से। 24वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1971 में। 24वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? संसद की संशोधन शक्ति की पुष्टि। 25वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1971 में हुआ था। 25वां संविधान संशोधन संबंधित था संपत्ति के अधिकार में परिवर्तन से। 26वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1971 में। 26वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? राजाओं की पदवी पर समाप्ति। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। 42वां संविधान संशोधन किसे कहा जाता है? मिनी संविधान को। 42वां संविधान संशोधन संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। 44वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? आपातकालीन शक्तियों के सुधार से। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में। 52वां संशोधन किससे संबंधित था? दल बदल और विरोधी कानून से। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1989 में। 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। 69वां संशोधन कब हुआ था? 1991 में। 69वां संविधान संशोधन संबंधित था दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था इसे। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? पंचायती राज व्यवस्था से। 74वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? नगर निकायों की स्थापना से। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2002 में। 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? शिक्षा के अधिकार। 91वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2003 में। 91वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? मंत्रिपरिषद का आकार सीमित करना। 57वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2011 में। 57वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? सरकार सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा। 99वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2014 में। 99वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से। 100वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2015 में। 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? भारत बांग्लादेश भूमि समझौता से। 101वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2016 में। 101वां संशोधन किससे संबंधित था? वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से। 102वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2018 में। 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा से। 103वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2019 में। 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण देने से।
संविधान संशोधन की प्रक्रिया को कौन प्रारंभ कर सकता है? संसद। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संवैधानिक संस्थाएं। क्वेश्चन नंबर 1, संवैधानिक संस्थाएं क्या होती है? वे संस्थाएं जो संविधान द्वारा स्थापित की गई हैं। भारत में संवैधानिक संस्थाओं की स्थापना का उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र और प्रशासन में पारदर्शिता व संतुलन बनाए रखना। भारत में प्रमुख संवैधानिक संस्थाओं की संख्या कितनी है? लगभग 15 प्रमुख संस्थाएं हैं। भारत के संविधान में चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 324 में। चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को। चुनाव आयोग का प्रमुख कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त। चुनाव आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? एक मुख्य और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना हो? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। चुनाव आयोग का मुख्य कार्य क्या है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 280 में। वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में होता है? हर 5 वर्ष में। पहला वित्त आयोग कब गठित हुआ था? 1951 में। वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति। वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का वितरण। संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 315। यूपीएससी का गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1926 को। यूपीएससी का अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। यूपीएससी का प्रमुख कार्य क्या है? सिविल सेवाओं की भर्ती और परीक्षा आयोजित कराना। राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 315 से 323 तक। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 148 में। कैग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कैग का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। कैग का मुख्य कार्य क्या है? केंद्र और राज्य सरकार के खातों को ऑडिट करना। कैग को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। भारत के चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। वित्त आयोग की सिफारिशें कौन स्वीकार करता है? राष्ट्रपति। यूपीएससी की रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है? राष्ट्रपति को। कैग की रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति कैग की रिपोर्ट किसे भेजता है? संसद को। निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। वित्त आयोग की सिफारिशें बाध्यकारी होती हैं या नहीं? नहीं, केवल सलाहकारी होती हैं वित्त आयोग की सिफारिशें। यूपीएससी की सिफारिशें बाध्यकारी होती हैं। यूपीएससी की भी सिफारिशें केवल सलाहकारी प्रवृत्ति की होती हैं। कैग को किसका संरक्षक कहा जाता है? सार्वजनिक धन का। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। यूपीएससी के सदस्यों की संख्या कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है? राज्यपाल को। राज्यपाल रिपोर्ट किसे भेजता है? राज्य विधानसभा को। चुनाव आयोग का कार्य क्षेत्र क्या है? संसद द्वारा विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव। वित्त आयोग की सिफारिशें किन विषयों पर होती है? करों का वितरण, अनुदान, वित्तीय सहायता। यूपीएससी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। कैग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। यूपीएससी के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। कैग को हटाने का प्रस्ताव कौन प्रारंभ करता है? संसद। वित्त आयोग की सिफारिशें किसे भेजी जाती है? राष्ट्रपति को। यूपीएससी की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। कैग का किसका प्रहरी कहा जाता है? सार्वजनिक धन का प्रहरी। चुनाव आयोग का गठन किसके आदेश से होता है? राष्ट्रपति के आदेश से। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? 280 के तहत। यूपीएससी का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? 315 के तहत। कैग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? 148 के तहत। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य। चुनाव आयोग का कार्य क्या है? चुनाव प्रक्रिया की निगरानी और नियंत्रण। वित्त आयोग का कार्य क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का निर्धारण। यूपीएससी का कार्य क्या है? सिविल सेवा की
नेक्स्ट है अनुसूचित जाति आयोग। अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 338 में। अनुसूचित जाति आयोग का गठन कब हुआ? 1990 में। अनुसूचित जाति आयोग का प्रमुख कौन होता है? अध्यक्ष। आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। अनुसूचित जाति आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष। आयोग की रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति आयोग की रिपोर्ट किसे भेजता है? संसद को। आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा और संवर्धन। आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के तहत। आयोग की रिपोर्ट कितनी बार प्रस्तुत की जाती है? प्रतिवर्ष। अनुसूचित जनजाति। नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति आयोग, एसटी कमीशन। अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 338 ए। एसटी आयोग का गठन कब हुआ? 2004 में। एसटी आयोग का गठन किस संशोधन से हुआ? 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 से। आयोग में कितने सदस्य होते हैं? एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष। आयोग की रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति रिपोर्ट किसे भेजता है? संसद को। आयोग का उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की रक्षा और विकास। आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। आयोग की स्थापना का उद्देश्य क्या है? सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी काउंसिल। जीएसटी परिषद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 279 ए। जीएसटी परिषद का गठन कब हुआ था? 2016 में। जीएसटी परिषद का गठन किस संशोधन से हुआ? 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 से। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद के सदस्य कौन होते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री, राज्य वित्त मंत्री और राज्य कर मंत्री। जीएसटी परिषद का सचिवालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। जीएसटी परिषद का मुख्य कार्य क्या होता है? जीएसटी दरों और नीतियों पर सिफारिशें देना। जीएसटी परिषद की पहली बैठक कब हुई थी? 22-23 सितंबर 2016 को। जीएसटी परिषद में निर्णय कैसे लिए जाते हैं? 3/4 बहुमत से। जीएसटी परिषद में केंद्र का मत भार कितना होता है? 1/3। जीएसटी परिषद में राज्यों का मत भार कितना होता है? 2/3। जीएसटी परिषद का उद्देश्य क्या है? एक समान कर प्रणाली लागू करना। नेक्स्ट है भारत के अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 76 में। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अटॉर्नी जनरल बनने के लिए योग्यता क्या? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता। अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति की इच्छा पर। अटॉर्नी जनरल का वेतन कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति। अटॉर्नी जनरल का मुख्य कार्य क्या है? भारत सरकार को विधिक सलाह देना। अटॉर्नी जनरल संसद में भाग ले सकता है या नहीं? हाँ, परंतु मतदान नहीं कर सकता। अटॉर्नी जनरल किसके अधीन कार्य करता है? राष्ट्रपति के अधीन। अटॉर्नी जनरल का कार्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अटॉर्नी जनरल को हटाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। अटॉर्नी जनरल का कार्य क्षेत्र क्या है? केंद्र सरकार के सभी विधिक मामले। अटॉर्नी जनरल का पद किस प्रकार का है? संवैधानिक पद। नेक्स्ट है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी। भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 350 बी में। इस पद का गठन कब हुआ था? 1957 में। विशेष अधिकारों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। विशेष अधिकारी का मुख्य कार्य क्या है? भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना। विशेष अधिकारी की रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति रिपोर्ट किसे भेजता है? संसद और संबंधित राज्य सरकार को। विशेष अधिकारी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। विशेष अधिकारी का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति की इच्छा पर। विशेष अधिकारी का कार्यालय किस मंत्रालय के अधीन है? गृह मंत्रालय के अधीन। विशेष अधिकारी की पहली नियुक्ति कब हुई थी? 1957 में। विशेष अधिकारी का उद्देश्य क्या है? भाषाई समानता और एकता को बढ़ावा देना। और इसी के साथ हमने कंप्लीट 1000 क्वेश्चन कर लिए हैं।